स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल संसार में। दोस्तों, बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर का जो आपका फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी है, इसका जो कंप्लीट थ्योरी सिलेबस है, उस पर डेली वीडियो अपलोड हो रही है हमारे इस चैनल पे। और बीएससी एग्रीकल्चर में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनके भी वीडियो हमारे इस चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, इससे पुराने वाले लेक्चर में हमने चर्चा किया था कि क्रॉप न्यूट्रिशन क्या होता है, क्रॉप के लिए कितने पोषक तत्व की आवश्यकताएं होती हैं, क्या क्या होती हैं। तो सारी चीज़ें हमने अपने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वहाँ वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। यह वीडियो केवल बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट के लिए है, जिनका जो कोर्स टाइटल है फंडामेंटल्स ऑफ एग्रोनॉमी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर यानी मैन्योर्स क्या होता है एंड फर्टिलाइजर क्या होता है। इसलिए आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी चीज़ें आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे। तो सबसे पहले आप लोगों को मैन्योर समझ में आ गया, मैन्योर्स क्या है। अब आते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर्स क्या है। तो ऑर्गेनिक मैन्योर्स आप लोग हिंदी में बोलते हैं कार्बनिक या जैव खादें। कार्बनिक खादों का अभिप्राय उन सभी पदार्थों से है जो सड़ने व गलने पर जीवाश्म पदार्थ पैदा करते हैं। यानी वे सभी ऑर्गेनिक मैन्योर्स का मतलब यही है कि सड़ने गलने के द्वारा जो चीज़ें बनती हैं उसे ऑर्गेनिक मैन्योर्स कहते हैं, जैसे गोबर, मूत्र, खलियाँ, कंपोस्ट। यानी यहाँ पे ऑर्गेनिक मैन्योर्स का एक छोटा सा डिफिनेशन है, आप लोग ध्यान से आप इसे देख सकते हैं कि पेड़ पौधे, पशु व जंतु से प्राप्त खाद को कार्बनिक खाद कहते हैं। यानी पेड़ पौधे जंतु से जो मिलता है उसे कार्बनिक खाद कहते हैं। अब कार्बनिक खाद के अंतर्गत हमें क्या क्या है, गोबर की खाद, जैसे यहाँ पे है फार्म यार्ड मैन्योर, जिसे हम बोलते हैं FYM भी बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। तो FYM इसे बोलते हैं। तो इसे जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो यहाँ पे है कि गोबर की खाद गाय भैंस द्रव मलमूत्र के को किसी पोषक पदार्थों में साधारणतः भूसा, पुआल, पेड़ पौधों की पत्तियां आदि को मिलाकर तैयार किया जाता है। यानी इन जो भी भूसा है, पुआल है और गाय भैंस के जो गोबर है उसे मिलाकर कौन सा तैयार किया जाता है, गोबर की खाद तैयार किया जाता है। गोबर के खाद में जो उनका कंपोजिशन होता है वह कौन कौन सा होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, जो कि इसेंशियल हैं न्यूट्रिएंट। उनमें नाइट्रोजन कितना होता है, 0.5 से। देखो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि इसमें जो न्यूट्रिएंट होते हैं काफ़ी कम होते हैं, इसलिए इन्हें बहुत लार्ज क्वांटिटी में हमें डालना पड़ता है। जैसे 1 हेक्टेयर में 300 से 400 कुंटल डालना पड़ता है मैन्योर्स को, खाद जो होती हैं कार्बनिक खादें। जब वहीं अगर फर्टिलाइज़र की बात किया जाए तो उन्हें 120-60 ऐसे डालते हैं। तो अलग अलग चीज़ें, लेकिन ये चीज़ें अच्छी होती हैं। तो नाइट्रोजन कितना होता है इसमें, गोबर की खाद में 0.5 से 0.6% होता है, फास्फोरस 0.25 होता है और पोटाश 0.5 to 1% होता है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है कंपोस्ट होता है। यहाँ पे देखिए कंपोस्ट पौधों के अवशेषों, पदार्थों, घर का कूड़ा कचरा, मनुष्य का मल, पशुओं का गोबर आदि को बैक्टीरिया, फंजाई के अपघटन से यह खाद बनती है। यह भूरे ब्राउन रंग के होती हैं और कंपोस्ट बनाने की क्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। यानी यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कचरा, मनुष्य का मल, पशुओं का गोबर को मिला के बैक्टीरिया और फंजाई के, यानी बैक्टीरिया और कवक के अपघटन के द्वारा जो चीज़ें बनती हैं उसे क्या कहते हैं, कंपोस्ट कहते हैं। अब आता है कंपोस्ट में एक है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट मतलब पता ही चला, वर्मी कल्चर किसके लिए करते हैं, केचुआ के लिए करते हैं। तो कहा जा रहा है केचुओं द्वारा निर्मित कंपोस्ट को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। क्लियर चीज़ है, इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग देख सकते हैं कि साधारण मृदा की अपेक्षा, यानी जो नॉर्मल मृदा होती है, यानी जो नॉर्मल सॉइल होती है, उसमें 1.5 गुना क्या होता है, चूना होता है, 5 गुना नाइट्रोजन होता है और 7 गुना फास्फोरस होता है और 11 गुना पोटास होता है। इसे हम आपको अच्छे से समझा देते हैं कहना क्या चाह रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि नॉर्मल कह रहा है ना कि साधारण मृदा, जैसे साधारण मृदा में जो नाइट्रोजन है वह 1% पाया जाता है। अगर वहीं वर्मी कंपोस्ट मतलब कंपोस्ट की बात कर लिया जाए तो उसमें जो नाइट्रोजन पाया जाएगा 5 गुना पाया जाएगा, यानी 5% पाया जाएगा। और इसमें कितना, 1% पाया जा रहा है। वहीं नॉर्मल मृदा में अगर आपका जो क्या है फास्फोरस 1 गुना पाया जा रहा है तो इसमें इंटू 7.5 कर देंगे, 7.5 गुना इसमें पाया जाएगा। तो सेम चीज़ें हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका यहाँ पे ग्रीन मैन्योर, जो कि आप लोग इसके बारे में सुने होंगे, ग्रीन मैन्योर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि बिना सड़े गले हरे पौधों अथवा उनके भागों को जब मृदा में नाइट्रोजन या नत्रजन या जीवाश्म को मात्रा बढ़ाने के लिए खेत में दबाया जाता है। अब आप लोग देखे होंगे हरी खाद को ना ही सड़ाया जाता है ना ही गलाया जाता है, उन्हें डायरेक्ट जैसे हमारे खेत में ग्रो होते हैं, डायरेक्ट उन्हें
ट्रैक्टर द्वारा, हल द्वारा क्या होता है, पलट दिया जाता है। तो वही कह रहा है कि बिना सड़े गले हम उन्हें क्या करते हैं, मृदा में मिला देते हैं। क्यों मिलाते हैं? नाइट्रोजन और जीवांश की जो मात्रा है उसे बढ़ाने के लिए। और हरी खाद का एग्जाम्पल पूछ सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो हरी खाद का जो एग्जाम्पल है, सनई, ढैंचा, उर्द, मूंग, लोबिया, ये सारे आपके लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अगला है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। कहा रहा है कि जो हरी खाद होता है, हरी खाद को पलटा कब जाता है? ऐसा तो नहीं है कि हरी खाद जो हमारी मैन्योर है वो थोड़ी बड़ी हुई उसे हम पलट दें, या जब उसका फ्रूटिंग और फ्लावरिंग हो गया तब पलट दें, या जब वो इल्ड तो देगी ही नहीं, कोई खासी वो नहीं है, थोड़ा बहुत इल्ड दे देगी, क्योंकि लोबिया, मूंग, उर्द सारी इल्ड भी देती हैं क्योंकि पल्सेस क्रॉप है। तो इन्हें कब पलटना चाहिए, पलटना कब सही होता है? तो इसे पलटने के लिए आप लोगों को जानना पड़ेगा कि 30 से 40 डेज के अंदर, जब सभी क्रॉप्स के अलग अलग होते हैं, आपको भी पता होता है। तो जो इनका जब ये पुष्पासन यानी फ्लावरिंग स्टेज में जब आए तब इन्हें क्या किया जाता है, पलट दिया जाता है, यानी इन्हें मृदा में दबा दिया जाता है। अब है इसके हमको कौन कौन से एडवांटेज होते हैं, आखिर हम ग्रीन मैन्योर पूरा क्यों करते हैं? तो पहला है कि पोषक तत्वों की उपलब्धता में वृद्धि। पोषक तत्व जो होती हैं उनसे मतलब वृद्धि होती है। अगला है कि खरपतवार नियंत्रण, जो भी जब हम ग्रीन मैन्योर उगाएंगे, ग्रो कराएंगे, उसको उनको मृदा में फिर से ही दबा देंगे। तो जो भी उनके साथ, जैसे बड़े बड़े हमारे ग्रीन मैन्योर है, तो इनके साथ जो छोटे छोटे वीड यानी जो खरपतवार होंगे, जब इन्हें हम दबाएंगे मृदा में तो ये सब भी दब जाएंगे, तो इससे क्या होंगे, ये नष्ट हो जाएंगे। अगला है सस्ते खाद की प्राप्ति। अब आपको पता होगा कि अगर आप जाएंगे मार्केट से फर्टिलाइज़र लेने जाएंगे तो काफ़ी महंगे पड़ते हैं, लेकिन आप अपने खेत में इन्हें उगा देते हैं। उगा के एक बार उगा दीजिए, बस बात खत्म, फिर दबा दीजिए, तो आपको अच्छे खासे न्यूट्रिएंट की क्या होती है, प्राप्त हो जाती है। तो सस्ते खादों की प्राप्ति। अगला, भूमि की भौतिक दशा में सुधार। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हरी खाद को उगाने का दोस्तों यही है कि भूमि की भौतिक दशा में सुधार होता है। आजकल जो हमारी सॉइल हो दिन पर दिन क्या हो जाए, पल्यूटेड होती जा रही है, प्रदूषित होती चली जा रही है, और जो सॉइल में जो यील्ड की जो कैपेसिटी है वह धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमारी जो सॉइल है वो धीरे धीरे अनफर्टाइल होती जा रही है। यह हम लोगों को अच्छे से पता होगा कि ये जो है नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, लेकिन धीरे धीरे जब इसे बहुत ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में हम प्रयोग कर लेंगे तो ये नॉन रिन्यूएबल की तरह क्या हो जाएगा, तो इससे हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं मैन्योर्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बांटते हैं अकार्बनिक खादें या रासायनिक खादें, जिसे फर्टिलाइजर भी कहते हैं। अब ये क्या होती हैं फर्टिलाइजर? ये खादें निर्जीव पदार्थों के द्वारा कारखानों में बनाई जाती हैं। इन खादों में जैविक पदार्थों का पूर्ण अभाव होता है। इसमें जो भी जैविक होते हैं ना, जैसे प्लांट्स वगैरह जो दबाए जाते हैं मृदा में, जिन्हें हम दबा देते हैं, तो उनका पूर्ण रूप से क्या होता है, अभाव होता है। इसका जो एग्जांपल है, यूरिया है, डीएपी है, अमोनियम क्या कहते हैं, सोडियम नाइट्रेट है, पोटेशियम, बहुत सारी हैं, तो उन्हें हम जानते हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि जो भी हम फसल को उगाते हैं, आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे पढ़ाई करते समय, तो आप लोगों को अक्सर मिलता होगा नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटास। केवल इन्हीं तीनों के रिक्वायरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, जैसे आपका धान है, गेहूँ है, तो जो भी उनके रिक्वायरमेंट होते हैं उन्हीं के आधार पर क्या करते हैं, उन्हें देते हैं। तो यहाँ पे हम एक एक फर्टिलाइज़र के बारे में जानेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे है फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, यहाँ है पोटेशियम फर्टिलाइज़र। तो इन फर्टिलाइज़र के बारे में जानेंगे। और कुछ हैं, एक दो हैं कंपाउंड फर्टिलाइज़र, जिसमें नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस सब कुछ पाया जाता है। तो एक एक के बारे में हम आराम से डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, कंपटीशन एग्ज़ाम में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके राइज होते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र की बात करिए। जो नाइट्रोजीनस फर्टिलाइज़र हैं या नाइट्रोजन धारी जो उर्वरक हैं, उसमें केवल नाइट्रोजन ही पाया जाएगा, आप लोग इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। तो है नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र में क्या है, सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट। तो सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट में ये नाइट्रेट फर्टिलाइज़र है। सोडियम नाइट्रेट एंड कैल्शियम नाइट्रेट में जो नाइट्रोजन होता है कितना पाया जाता है, 16% पाया जाता है क्या, नाइट्रोजन। अगला है अमोनियम फर्टिलाइज़र। अमोनियम फर्टिलाइज़र है, लेकिन अमोनियम में क्या मिलेगा, नाइट्रोजन ही मिलेगा। तो अमोनियम फर्टिलाइज़र के अंतर्गत कौन कौन फर्टिलाइज़र हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। अमोनियम फर्टिलाइज़र के अंदर है अमोनियम सल्फेट, अमोनियम फास्फेट, अमोनियम क्लोराइड, एनहाइड्राइड अमोनिया और अमोनियम सॉल्यूशन। तो ये सारे क्या हैं, अमोनियम फर्टिलाइज़र हैं। तो अमोनियम सल्फेट में कितना नाइट्रोजन पाया जाता है, 20% पाया जाता है।
अमोनियम फास्फेट में कितना पाया जाता है, 20% पाया जाता है। अमोनियम क्लोराइड में 26% पाया जाता है और एनहाइड्राइड अमोनियम में कितना पाया जाता है, 82% पाया जाता है। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन कौन से फर्टिलाइजर में पाया जाता है, तो एनहाइड्राइड अमोनिया में पाया जाता है या एनहाइड्राइड अमोनिया में पाया जाता है। आप लोग इसे विशेष ध्यान दीजिएगा। उसके बाद है अमोनियम सोल्यूशन। अमोनियम सोल्यूशन में 20 से 35% पाया जाता है। तो हमने क्या क्या देखा, नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, अमोनियम फर्टिलाइजर, और अब हम नाइट्रोजिनस एंड अमोनियम दोनों फर्टिलाइजर देखेंगे जो कि यहाँ पे दिए हुए हैं। तो यह है अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट। तो अमोनियम नाइट्रेट में क्या 34% नाइट्रोजन पाया जाता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में 21% पाया जाता है, अमोनियम सल्फेट नाइट्रेट में 26% नाइट्रोजन पाया जाता है। और अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एमाइड फर्टिलाइजर जिसमें यूरिया है और कैल्शियम साइनामाइड है। तो यूरिया में कितना 46% नाइट्रोजन पाया जाता है और अमोनियम साइनामाइड में 21% नाइट्रोजन पाया जाता है। अब फास्फेटिक फर्टिलाइजर में बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ज़्यादा कुछ है नहीं, सिंगल, डबल और ट्रिपल सुपर फास्फेट है। तो और इसमें इनके डोज को याद करना भी काफ़ी आसान है। सिंगल में 16%, डबल में 32% और ट्रिपल में 48%। 16 में 32, 16 3 48, बस याद करने उनका क्या करना, दुगना दुगना करते चले जाएंगे। डाई कैल्शियम फास्फेट में क्या होता है, 34 से 39% क्या होता है फास्फोरस पाया जाता है और बेसिक स्लेग में कितना 14 से 18% पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, पोटासिक फर्टिलाइजर है जिसमें पोटास पाया जाता है। आप लोग देख सकते हैं MOP जिसे म्यूरेट ऑफ पोटास कहते हैं, पोटेशियम क्लोराइड बोलते हैं, इसमें 60% पाया जाता है और पोटेशियम सल्फेट में कितना पाया जाता है, 48% पाया जाता है। आगे आपका कंपाउंड फर्टिलाइजर में जिसमें सब पाया जाता है, तो डाई अमोनियम फास्फेट जिसमें नाइट्रोजन 18% और फास्फोरस 46% पाया जाता है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम यही लेक्चर को आज समाप्त करते हैं। अपने नेक्स्ट वाली वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो आपका न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है, न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी किस प्लांट का कितना होता है उसे हम जानते हैं। उसके बाद वाटर रिसोर्सेज और बहुत सारी चीज़ों के बारे में धीरे धीरे करके जानेंगे। तो यही था वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तब चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।